हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट। लास्ट वीडियो में हमने चेंजिंग इन स्टेट ऑफ मैटर इसके बारे में पढ़ा था कि मैटर को हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, है ना। सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को डायरेक्ट सॉलिड में, है ना, सॉलिड को डायरेक्ट गैस में। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है? तो लेटेंट हीट द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। ये कह रहे हैं लेटेंट हीट वो हीट होती है, वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो कि एक सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के काम में आती है, लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाती। फिर सुनिए, लेटेंट हीट वो हीट होती है जो किसी भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज करने के काम में आती है, लेकिन उस सब्सटेंस का टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, उसके टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं होने देती। ठीक है ना। एक्चुअली होता क्या है कि वास्तव में जो लेटेंट हीट है ये पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करता है। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये पार्टिकल्स है, ठीक है ना, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, फर्स्ट वीडियो में, कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, ये सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो लेटेंट हीट का काम क्या है? लेटेंट हीट का काम एक्चुअल में ये जो फोर्स लग रही है इनके बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स को ओवरकम करने का काम करती है, इस फोर्स को कम करने का काम करेगी, ब्रेक करने का काम करेगी। और जब ये फोर्स कम हो जाएगी तो क्या होगा? जब ये फोर्स कम हो जाएगी तो ये पार्टिकल्स बेटा दूर दूर हो जाएंगे। और जब ये पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे तो मान लो अभी ये सॉलिड स्टेट में थे। किस स्टेट में थे? सॉलिड स्टेट में। तो ये किस स्टेट में चेंज हो गए? लिक्विड स्टेट में। किस में चेंज हो गए? लिक्विड स्टेट में चेंज हो गए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। लेटेंट हीट क्या काम कर रही है? लेटेंट हीट केवल और केवल पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स को कम करने का काम कर रही है, उस फोर्स को रिलीज करने का काम कर रही है। और जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं। तो जब पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे तो मैटर की एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज हो जाएगी। सॉलिड है तो सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड है तो लिक्विड आपका गैस में चेंज होगा। ठीक है ना, समझ में आया ना? आई होप। आगे देखते हैं। देखो बेटे, लेटेंट हीट दो तरह से आपको पढ़ने को मिलेगी। पहला, टू टाइप ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये क्या होती है बेटा? इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल। भाई हीट को हम लोग जूल में मेजर करते हैं ना। हीट क्योंकि हीट एक एनर्जी है और एनर्जी को हम लोग जूल में मेजर करते हैं। ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ हीट इन जूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड। ध्यान रखना, लेटेंट हीट वो हीट होती है जो 1 किलो सॉलिड सब्सटेंस को, क्या 1 किलो सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में चेंज करने के काम आती है। उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है ना। फिर सुन लो, इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो हीट होती है जो 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के काम में आती है या उसे सप्लाई की जाती है, और जिससे मैटर चेंज तो हो जाएगा, सब्सटेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल में हमें 3.34 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी चाहिए। ठीक है ना, हमको 3.34 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए। क्या? 1 किलो आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है ना। जैसे अगर एग्जाम्पल इधर देखिए,
हमने क्या लिया, हमने एक स्टैंड लिया, उसमें थर्मामीटर लगाया, एक बीकर लिया, बीकर में आइस के क्यूब भर दिए, बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए। अब बर्फ़ के टुकड़े डालने में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं नीचे से हमने उसमें बर्नर के थ्रू आग लगा दी, तो ये बीकर गर्म होगा। अब ये बीकर जब गर्म हो रहा है तो मैंने क्या देखा, एक्चुअल में आइस का जो टेम्परेचर होता है, आइस का टेम्परेचर कितना होता है, 0। आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब ये बर्फ़ पिघल रही है तो आप देख रहे होंगे इस बर्फ़ के पिघलने पर जो लिक्विड बना है उस लिक्विड का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है, ठीक है ना। उस टेम्परेचर का भी, उसका भी टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो टेम्परेचर बर्फ़ का था वही टेम्परेचर किसका है, अभी पानी का है, ठीक है ना। उसके टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये जो टेम्परेचर हमने प्रोवाइड किया है, ये टेम्परेचर, ये हीट केवल और केवल इस बर्फ के जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगा हुआ था उस फोर्स को ओवरकम करने के काम में आएगा, ना कि टेम्परेचर चेंज करने के काम में आएगा। समझ में आया ना। अब देखना बेटा, जितनी हीट हम आइस को पिघलाने के लिए प्रोवाइड करते हैं उतनी ही हीट हमें लिक्विड में से निकालनी भी पड़ती है। किस लिए निकालनी पड़ती है, कि हमारा जो टेम्परेचर है वो कम हो जाए और हमारा जो लिक्विड है वो दोबारा से सॉलिड में चेंज हो जाए। कुछ लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे ही हमारा वाटर फ्रीज होता है ना, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही हमारी जो आइस होती है वो मेल्ट होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आइस मेल्ट हो रही होती है तो हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, लेटेंट हीट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब वही मटेरियल फ्रीज हो रहा होता है, जम रहा होता है, तो उसमें से हम हीट निकाल लिया करते हैं। बात आ गई समझ में। जितनी हीट हमने आइस को मेल्ट कराने के लिए दी थी, ठीक है ना, वाटर में चेंज करने के लिए दी थी, उतनी ही हीट अगर हम वाटर में से निकाल लें तो वाटर हमारा दोबारा से फ्रीज हो जाएगा और आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अब कह सकते हैं ना कि 0 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, केवल जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हीट निकल रही है, उसके बेस पे हमारा सबस्टेंस के जो स्टेट है वो चेंज होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपर। क्या? लेटेंट हीट ऑफ वेपर, ठीक है ना। अब जरा समझते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपर को। बेटा, जिस तरह से सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एक हीट प्रोवाइड की जाती है, उसी तरह से लिक्विड को वेपर्स में या गैस में चेंज करने के लिए जितनी हीट प्रोवाइड की जाती है उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी कि 1 किलोग्राम लिक्विड को अगर वेपर्स में चेंज करना है, गैस में चेंज करना है, तो जितनी हीट हम उसे प्रोवाइड करेंगे वही हीट कहलाएगी हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए 22.5 × 10⁵ जूल एनर्जी हमें चाहिए है, किस लिए? 1 किलोग्राम वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए, और इतनी ही एनर्जी हमें चाहिए किस लिए? 1 किलोग्राम वेपर को दोबारा से लिक्विड में चेंज करने के लिए। इसे एग्जांपल में यहाँ पे मैंने लिक्विड भर रखा है, पूरे में क्या है? लिक्विड है, वाटर है। हमने जब इसको हीट किया तो क्या देखा? हीट करने पे इसका टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं गया, केवल 100 तक रहा, और 100 के बाद ये किस में चेंज हो गया? वेपर्स में। यानी ऑल ओवर कह सकते हैं कि जो वेपर्स हैं उनका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना रहता है? कह सकते हैं कि जो वेपर्स हैं, सॉरी यहाँ लिखते हैं, जो वेपर्स होते हैं, वेपर्स का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से रहता है, ठीक है ना। अब 100 डिग्री सेल्सियस रहता है और उससे नीचे अगर रहेगा तो ये कितना रहेगा? वाटर रहेगा, ठीक है ना।
तो आपने एक चीज़ और देखी कि जब तक हमारा लिक्विड 99 डिग्री सेल्सियस पे था, हमारा जो वाटर था वो 99 डिग्री सेल्सियस पे सबस्टेंस हमारा लिक्विड फॉर्म में ही था, लेकिन जैसे ही उसे 100 डिग्री सेल्सियस मिला वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब हमारे जो वेपर्स होते हैं उनका टेम्परेचर लिक्विड से ज़्यादा होता है, और इसीलिए जो स्टीम होती है, जो भाप होती है, जो वेपर्स होते हैं, वो किसी भी व्यक्ति को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं लिक्विड से। ठीक है ना। अगर एक व्यक्ति जल जाता है बाई चांस लिक्विड से और एक व्यक्ति जल जाता है बाई चांस भाप से, तो भाप वाले व्यक्ति को ज़्यादा परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि भाप का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था और लिक्विड का टेम्परेचर उससे कम था। क्लियर हुआ? चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर्स इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। हम सब जानते हैं कि किसी भी लिक्विड को अगर हमें वेपर में चेंज करना है तो वेपर में चेंज करने के लिए हमें उसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देना पड़ता है, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ओके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिना बॉइलिंग पॉइंट प्रोवाइड किए भी जो लिक्विड्स होते हैं वो वेपर्स में चेंज हो जाते हैं, और उस प्रोसेस को हम एवापोरेशन कहते हैं। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में तालाबों में पानी भरा होता है, वो धीरे धीरे करके सूखने लगता है। ठीक है ना। तो क्यों सूख रहा है? तो जैसे सबसे ऊपर की लेयर, मान लीजिए तालाब है हमारा, तो इस तालाब में सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी पानी की, इस पानी में क्या पड़ेगा? सनलाइट। ठीक है ना। ये सनलाइट क्या करेगी? ये सनलाइट इसकी ऊपर वाली लेयर को गर्म कर देगी, हीट प्रोवाइड करेगी, लेटेंट हीट प्रोवाइड करेगी, और इस लेटेंट हीट की प्रोवाइड होने की वजह से केवल सबसे ऊपर वाली जो लेयर है बेटा ये एवोपरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये एवोपरेट हो जाएगी, और इसकी वजह से नीचे वाली लेयर का जो टेम्परेचर होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, उस टेम्परेचर पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। इसी तरह से नदियों में, तालाबों में, समुद्रों में, या ज़मीन पे पानी फैल जाए, रोड पे पानी फैल जाए और धूप पड़ रही हो या ना भी पड़ रही हो, तो कभी कभी देखा होगा आपने, वो ऑटोमेटिक क्या होता है? वो ऑटोमेटिक सूख जाता है। वो सूख कहाँ जाता है? कुछ तो ज़मीन सूख लेती है और कुछ वाटर एवोपरेट होके एटमॉस्फेयर में चला जाता है। जैसे बरसात के मौसम में आपने देखा होगा मौसम बड़ा चिपचिपा हो जाता है, हर जगह ऐसा लगता है, बड़ा उमस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? उमस। वो उमस एवोपरेशन की वजह से ही होती है, क्योंकि ज़मीन पे जो पानी फैलता है, बारिश से जो पानी ज़मीन पे भर जाता है, वो सारा का सारा पानी एवोपरेट होके हमारे एटमॉस्फेयर में चला आता है। ठीक है ना। अब एवोपरेशन समझ में आया कि एवोपरेशन क्या है? एवोपरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड कैन बी कन्वर्ट इनटू वेपर्स इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट प्रोवाइड किए बिना ही जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज होगा। सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एवोपरेशन एंड वेपराइजेशन? देखो एवोपरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है ना, हम चाहे कराएं या ना कराएं वो होनी है, लेकिन वेपराइजेशन एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। वेपराइजेशन को हम कराते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार, टेम्परेचर प्रोवाइड करके हम लिक्विड को वेपर्स में चेंज करते हैं, गैस में चेंज करते हैं। वो तो एवोपरेशन हो, सॉरी वेपराइजेशन हो गया। लेकिन एवोपरेशन क्या है? एवोपरेशन आपका बस नेचुरली क्या हो रहा है, बिना टेम्परेचर चेंज किए हुए जो लिक्विड आपका वेपर में चेंज हो रहा है वो एवोपरेशन है। अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एवोपरेशन, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से एवोपरेशन पे असर पड़ेगा। तो सबसे पहला टेम्परेचर। ध्यान रखना, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एवोपरेशन, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उतनी ही तेजी से एवोपरेशन भी बढ़ेगा। वही इस पहली लेयर पे जितना ज़्यादा धूप पड़ेगा, जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ये उतनी जल्दी एवोपरेट
हो जाएगी। दूसरा है सरफेस एरिया। अब समझ के चलिए जरा, मैंने क्या किया, मैंने एक गिलास लिया और एक बड़ा बाउल लिया, कटोरा लिया, दोनों में पानी भर दिया। अब जब इस गिलास के ऊपर सरफेस एरिया केवल इतना है, ठीक है ना, केवल इतना सरफेस एरिया है, तो सनलाइट ये जो हीट आएगी वो हीट केवल कितनी, इतने एरिया भी पड़ पाएगी, तो केवल इतने ही एरिया का एवोपरेशन हो पाएगा। लेकिन इसका तो एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, ऊपर का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो धूप इतने पे पड़ पाएगी, तो ये सारा का सारा पानी एवोपरेट हो पाएगा। तो आपने क्या देखा कि सरफेस एरिया अगर बढ़ रहा है तो सरफेस एरिया बढ़ने से एवोपरेशन भी ज़्यादा हो रहा है, तो हम कह सकते हैं सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एवोपरेशन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट फैक्टर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? अभी अभी बताया ना, उमस, हमारे मौसम में वेपर्स का बढ़ जाना, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, हमारे एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी सराउंडिंग में जो वाटर के वेपर्स प्रेजेंट हैं उनकी अमाउंट को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ बताओ, यहाँ से एवोपरेशन हो रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे ऑलरेडी अगर बहुत सारे वेपर्स प्रेजेंट हों तो क्या ये वेपर उतनी ही तेजी से इस एटमॉस्फेयर में जा पाएंगे? नहीं सर, वो तो ऑलरेडी ऊपर से है, नीचे से नहीं जा पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो एवोपरेशन कम हो जाएगा। तो कह सकते हैं ना कि ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एवोपरेशन। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो एवोपरेशन कम होगा, और ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो एवोपरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट है विंड स्पीड। अच्छा बेटा, एक चीज़ बताओ, अगर मान लो यहाँ से बहुत तेज तेज हवाएं चल रही हैं, तो तेज हवाएं चलने से क्या होगा, ये जो वाटर वेपर्स हैं वो वेपर्स आगे उड़ जाएंगे और ये जो जगह है ये जगह हो जाएगी पूरी तरह से खाली। तो अब ये एवोपरेशन तेज तेज होने लगेगा, है ना। यानी अगर विंड स्पीड बढ़ रही है तो विंड स्पीड के बढ़ने से एवोपरेशन की रेट भी बढ़ रही है। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट, कूलिंग कॉज्ड बाय एवोपरेशन। कभी आपने अपने हाथ के पिछले हिस्से पे, है ना, विक्स लगाई है, विक्स लगाती ठंडा लगने लगता है, माथे पे विक्स लगाई है ठंडा लगने लगता है। अरे सर, पेट्रोल लग जाए तो भी तो ठंडा लगता है, क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है, जैसे हमने क्या किया, विक्स लगाई या पेट्रोल लगाया या डीजल लगाया, कोई भी चीज़ लगाई, उस चीज़ से हुआ क्या? उस चीज़ से हुआ ये कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर उस विक्स में ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया, उस पेट्रोल में ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया, उस डीजल में ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से हमारे हाथ का टेम्परेचर चला गया ना, क्योंकि हमारे हाथ का टेम्परेचर तो ट्रांसफ़र हो गया, तो हमारा हाथ हो गया ठंडा, हमारा हाथ हो गया ठंडा। और क्योंकि टेम्परेचर ट्रांसफ़र हुआ है, विक्स ने वो टेम्परेचर गेन किया है, वो हीट गेन की है, वो हो गई एवोपरेट। इस वजह से थोड़ी देर बाद विक्स अपने आप गायब हो जाती है, पेट्रोल अपने आप गायब हो जाती है, डीजल गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ का टेम्परेचर यूज करने के बाद वो एवोपरेट हो जाते हैं और हमारा हाथ ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। मटके का पानी ठंडा क्यों रहता है? वो भी एवोपरेशन की वजह से ही होता है, क्योंकि मटके में होते हैं बहुत छोटे छोटे होल्स जो हमें दिखाई नहीं देते, और उन्हीं होल्स के थ्रू वाटर का एवोपरेशन होता रहता है और मटके का पानी कंटिन्यूअस ठंडा रहता है, ठीक है ना। एक टर्म आप पढ़ेंगे, पर्सपिरेशन। क्या है? पर्सपिरेशन। ये क्या है? ये बेटा हमारी बॉडी का मेथड है अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने का। हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो जाए, बहुत कम ना हो जाए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे, भाई जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी से पसीना निकलता है, और जब बॉडी में से पसीना निकलता है तो क्या देखते हैं, हमारी बॉडी हल्की ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब पसीना निकलता है तब वो पसीना बॉडी के ऊपर आने के बाद हमारी बॉडी का टेम्परेचर करता है गेन, और जब बॉडी का टेम्परेचर गेन हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर गेन हो जाता है तो स्वेट, वो पसीना एवोपरेट होता है और हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पर्सपिरेशन। ओके माय डियर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, देखो बेटा
हमने 3 स्टेट पढ़े थे मैटर के, कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। लेकिन साइंस ये कहती है इन तीनों के अलावा हमारे पास मैटर की 2 और स्टेट है, जिनमें पहली है प्लाज्मा और दूसरी है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है ना? प्लाज्मा क्या है? ध्यान रखना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का मिक्सचर होती है। ठीक है ना? जब फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस आपस में मिल जाते हैं तो वो एक चमकदार, बहुत ही ज़्यादा चमकदार लेयर बना लेते हैं और उसी लेयर को हम प्लाज्मा कहते हैं। और ये प्लाज्मा किस ज़्यादातर बेटा कहाँ पाई जाती है? स्टार्स पे, तारों पे। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सितारे चमकते हैं वो सितारे प्लाज्मा के प्रेजेंट होने की वजह से ही चमकते हैं। अगर प्लाज्मा नहीं होगा तो वो स्टार्स चमकेंगे नहीं। ठीक है ना? ध्यान रखना, प्लाज्मा कैन बी मेड ऑन द अर्थ बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द ग्लास। अगर किसी भी ग्लास से, किसी भी कांच की ट्यूब से बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाए तो वो भी एक प्लाज्मा क्रिएट कर सकती है और वो ट्यूब ग्लो करने लगेगी। ओके। दूसरा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको BEC भी बोलते हैं। एक्चुअली 1920 में हमारे आइंस्टीन और हमारे एक इंडिया के, भारत के भी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। इन दोनों ने मिलकर एक प्रिडिक्शन की, एक भविष्यवाणी की कि हमें आगे चल के हो सकता है मैटर की एक और नई स्टेट, 5वीं स्टेट मिल जाए। लेकिन इसमें उन्होंने कोई खोज नहीं की। लेकिन बाद में फाइनली हमारे USA के 3 साइंटिस्ट, जिनका नाम कॉर्नेल, कैटरले और वीमैन, कॉर्नेल, कैटरले और वीमैन, इन तीनों ने क्या किया? बहुत ही लो टेम्परेचर, सुपर लो टेम्परेचर, माइनस के 250 डिग्री सेल्सियस पे गैस को हाई डेंस कर दिया, बहुत ज़्यादा डेंसिटी बढ़ा दी। तो इससे क्या हुआ? इससे एक और स्टेट बन गई और उस स्टेट को क्या नाम दिया गया? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा फाइनली आज ये चैप्टर होता है खत्म। वीडियोस में हम इसी चैप्टर के NCERT सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे।